गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था विलेयता। दो तरह के विलयनों की विलेयता देख रहे थे। एक तो ठोसों की द्रव में विलेयता, जिसमें हमने देखा कि 100 ग्राम द्रव विलायक में किसी ठोस विलय की वह मात्रा जिसके घोलने से संतृप्त विलयन प्राप्त होता है उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहा जाता है। उस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारण या कारक देखे थे हमने। विलय और विलायक की प्रकृति, ताप का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखी थी गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा भी हमने देख ली थी। किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक होता है। या सीधा ही बोलें कि किसी विलायक के इकाई आयतन में कितनी गैस घुली हुई है वही उसका अवशोषण गुणांक है। उसको भी प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। गैस की प्रकृति, कोई गैस जितनी आसानी से द्रवित हो जाती है या फिर विलायक के साथ क्रिया करके कोई अन्य उत्पाद बना लेती है या आयन बना लेती है तो वो गैस ज़्यादा घुलनशील होती है किसी विलायक में। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया को संपीड़ित करेंगे तुरंत ही द्रव में बदल जाएगी। और दूसरी बात, अमोनिया को विलायक जैसे कि जल में घोलेंगे तो ये तुरंत ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगी। जबकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जल के साथ क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं करती, इसलिए कम विलयशील होती हैं। तो ये जो गैसें हैं अध्रुवीय गैसें हैं, तो ये अध्रुवीय विलायकों में ही अधिक विलय होती हैं। तो ये क्रम याद रखना है आपको, विलेयता का क्रम, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद प्रभावित करने वाले कारकों में देखा था विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है द्रव में से जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकलेगी। लेकिन इसका जो अपवाद है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वे कौन सी गैसें हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जब किसी विलायक में घुली होती हैं तो ऐसे विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ती है इनकी, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की। और कारण ये है कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दर्शाती हैं, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होती है उसमें ताप की ज़रूरत होती है। ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है विलेयता भी बढ़ेगी। इसके बाद देख रहे थे दाब का प्रभाव। देखिए, किसी गैस पर दाब बढ़ाएंगे, देखिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे कि ये कोई पात्र है, इसमें ये द्रव विलायक है, द्रव विलायक है, और इसमें कोई गैस घुली हुई है। ठीक है, ये गैस घुली हुई है। तो जो गैस इस विलायक में घुली हुई है तो वो गैस इस विलायक के ऊपर भी होगी, वही तो गैस घुली हुई है। उसी गैस के दाब से तो वो विलायक में घुली हुई है, ऊपर वाली गैस दाब लगाएगी तभी तो वो विलायक के अंदर घुल जाएगी। हम कह रहे हैं इस विलायक में जो गैस घुली हुई थी उस गैस पर हमने दाब लगाया, यानी कि ऊपर जो गैस थी विलायक के, उस विलायक के ऊपर जो गैस थी उस पर अब हम दाब लगा रहे हैं। या फिर ये कहें कि किसी सिलेंडर के द्वारा उस पात्र में गैस को और ज़्यादा प्रेशर से डाल रहे हैं। ठीक है, उस पात्र में गैस को भर रहे हैं। गैस को भरेंगे तो गैस की मात्रा बढ़ेगी उस विलयन के ऊपर, विलयन के ऊपर गैस की मात्रा बढ़ेगी तो उस विलयन पर गैस का दाब बढ़ेगा। गैस का दाब बढ़ने से वो गैस उस विलायक में और ज़्यादा घुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आई बात कि पहले जो विलयन के ऊपर जो गैस उपस्थित थी पात्र में, सिर्फ उसी गैस का दाब लग रहा था। उसी दाब के कारण वो गैस उस विलायक में विलयशील थी। लेकिन अब हम ऊपर से गैस की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उस गैस की मात्रा बढ़ने से गैस का दाब भी उस विलायक की सतह पर पड़ेगा। दाब बढ़ने से गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, यानी कि विलायक में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सीधी सी बात है कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। अब इस
बात को हेनरी ने अपने नियम के द्वारा समझाया। हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने दो कथन दिए कि गैस की विलेयता और दाब में क्या संबंध होता है इसको लेकर। तो एक बात तो हमने समझ ही ली है कि दाब बढ़ाने पर गैस का जैसे ही दाब बढ़ेगा विलेयता बढ़ेगी। हेनरी ने क्या कहा, ये मात्रात्मक संबंध दिया उसने। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा दाब के समानुपाती होती है। मात्रात्मक संबंध है, यानी कि जो गैस यहाँ घुली हुई है उसका जो द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती होगा, उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के। यानी कि जितना ज़्यादा दाब लगेगा गैस का उतना ही गैस का द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी उस विलायक में, उस विलयन में। तो यानी कि गैस की मात्रा लगाए गए दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये हेनरी का प्रथम कथन था। और इस समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे, समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक स्थिरांक काम में लेते हैं, के बोल दो या के एच बोल दो, हेनरी स्थिरांक होता है। ये प्रथम कथन है हेनरी का। हेनरी ने दूसरा कथन दिया कि गैस की मात्रा को द्रव्यमान में न लेकर उसके मोलों के अनुसार लें, यानी कि मोल भिन्न के रूप में लें। तो इस संबंध को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि गैस का दाब बढ़ाने पर विलयन के अंदर गैस के मोलों की संख्या भी बढ़ती है, मोल भिन्न की मात्रा भी बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर विलयन के अंदर मोल भिन्न का मान भी बढ़ता है। और बराबर में करेंगे तो फिर से वो हेनरी स्थिरांक हम काम में लेंगे। दूसरा कथन ये था, या फिर ये कह सकते हैं कि हेनरी स्थिरांक इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, या इसके लिए हम कह सकते हैं m/p, यानी कि गैस की मात्रा और दाब का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। गैस की मात्रा और गैस के मोलों की संख्या का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। गैस की मात्रा बढ़ेगी तो उसी अनुपात में गैस के मोल भिन्न विलयन में बढ़ जाएंगे। गैस पर दाब बढ़ेगा तो गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, गैस का द्रव्यमान उस विलयन में बढ़ेगा। ये हेनरी के दोनों कथन थे। यदि गैस का भार m है जो कि विलायक के इकाई आयतन में p दाब पर घुली हो तो हेनरी नियम के अनुसार m समानुपाती p, ये m गैस की मात्रा है यानी कि भार है। जब इसको बराबर में करेंगे तो एक स्थिरांक काम में ले लेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं KH बराबर m/p, ये संबंध भी हम बना सकते हैं। यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने तो हेनरी के नियमानुसार, ये दूसरा कथन है कि हम गैस के भार की बजाय हम गैस के मोल अंश लें तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो इस संबंध को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि P समानुपाती X, X मतलब उस गैस की मोल भिन्न है। बराबर में करेंगे तो हेनरी स्थिरांक काम में ले लेंगे, या KH बराबर P/X लिख सकते हैं। हेनरी का नियम एग्जाम में आता है और ये दोनों ही कथन आपको लिखने होते हैं, या फिर एक कथन लिख दोगे तो भी 1 नंबर आ जाता है आसानी से, और सीधा सा संबंध है। हेनरी नियम का वैकल्पिक कथन। देखिए, वैकल्पिक कथन में से अभी तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये वैकल्पिक कथन हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और ये आदर्श गैस समीकरण को आधार बनाकर दिया गया है, और उसमें ये इस संबंध के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में भी परिवर्तन होता है, क्या आयतन पर भी कोई फर्क पड़ता है। तो देखिए, एक पात्र लिया हमने, मैं समझा देता हूँ फिर हम इस वैकल्पिक कथन को देख लेंगे। इसमें इतना विलायक भरा हमने और फिर गैस ऊपर से हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो वो गैस इसमें घुल गई। अब ये बन गया विलयन, ठीक है, द्रव में गैस का विलयन बन गया। तो इस गैस का आयतन क्या होगा, जितना कि इस द्रव का आयतन है। यानी कि ये गैस जो ऊपर से हमने दाब लगाकर या गैस का दाब लगाकर इस विलयन में घोली है, तो इस
गैस का आयतन जो विलियन में है, उस विलियन में उपस्थित गैस का आयतन कितना होगा, जितना कि इस विलियन का आयतन है। इस पूरे आयतन में वो गैस फैल जाएगी, घुल जाएगी। तो अब आप ये अनुमान लगाइए कि हम गैस की मात्रा ऊपर बढ़ा रहे हैं, यानी कि गैस का दाब बढ़ा रहे हैं, तो क्या गैस के आयतन में कोई परिवर्तन होगा? गैस का आयतन तो उतना ही रहेगा, बस गैस की मात्रा उस आयतन में बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वैकल्पिक कथन के द्वारा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि गैस पर दाब बढ़ाने पर, यहाँ दाब बढ़ाया है तो क्या गैस के विलियन में गैस के आयतन में भी कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। गैस का आयतन कैसे बदल सकता है जब विलियन का ही आयतन नहीं बदल रहा? तो ये आदर्श गैस समीकरण के द्वारा हमने समझाया था। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन यानी कि मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को छोटे एम से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को बड़े एम से लिखते हैं। या फिर हमें आयतन के साथ संबंध दिखाना है तो आयतन को एक तरफ रखकर पी को इधर ले जाते हैं। तो इस संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल, पी वी था तो p को इधर ले गए तो ये p इधर आ गया नीचे, m अपॉन पी इंटू आर टी अपॉन एम। तो ये हमने इस तरह से सेट किया है। m अपॉन एम था, लेकिन इस m को हमने इस साइड में रख दिया और जो p आया था उस p को इस छोटे m के नीचे रख दिया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक संबंध बन जाता है। संबंध क्या बन जाता है कि हमने हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहा था कि के एच इज इक्वल टू एम अपॉन पी। तो ये संबंध यहाँ बन गया, यानी कि m अपॉन पी का मान क्या होता है? स्थिरांक होता है। r वैसे ही स्थिरांक है, तापमान भी स्थिर रखा है और गैस का मोलर द्रव्यमान भी क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये सारा का सारा मान जो है, जो वैल्यू है वो स्थिरांक है, स्थिर है, अर्थात v इज इक्वल टू स्थिरांक। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलियन में गैस के आयतन की मात्रा दाब से अप्रभावित रहती है। ठीक है ना। इस स्थिरांक से हमें पता चला कि आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे m बढ़ाओ चाहे p बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो स्थिर ही होते हैं। और m और p की मात्रा बढ़ाने पर भी आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आयतन स्थिर रहता है। ठीक है। हेनरी के नियम की सीमाएं भी हैं कुछ, कि कौन से विलियनों पर हेनरी का नियम लागू होता है, और वो है कि दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, तीसरी जो सीमा है वो है गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे एवं संगुणित तथा आयनित नहीं हो। चौथा है गैस की विलेयता विलायक में कम हो, अर्थात विलियन तनु हो। तो ये सीमाएं थी, ये इसी प्रकार की गैस या विलियनों पर लागू होती है कि दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम न हो, वरना प्रभाव पड़ता है विलेयता पर। और जैसे कि अमोनिया है, NH3 है, तो उसको जब जल में घोलेंगे तो वो NH4OH बना लेगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी विलायक के साथ। तो हम कह रहे हैं कि गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे। तो अमोनिया के लिए हेनरी के नियम का पालन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी के नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि ये सभी गैसें विलायक के साथ क्रिया कर लेती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऐसी गैसों के लिए ही हेनरी के नियम का पालन होता है। हेनरी का नियम ऐसी गैसों की विलेयता पर ही लगा सकते हैं। तो ये था दाब का प्रभाव। अब बात करते हैं वाष्प दाब की। ग्यारहवीं क्लास में वाष्प दाब की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, यहाँ भी देखेंगे। और दो तरह के विलयनों की बात करेंगे। वाष्प दाब, दो तरह के विलयनों का वाष्प दाब हम देखने की कोशिश करेंगे। दोनों ही द्रव्यीय विलयन हैं। और कौन कौन से हैं? द्रव विलयन, इसके लिए वाष्प दाब देखेंगे कितना होता है, कैसे निकालते हैं। और दूसरा लेंगे ठोस द्रव विलयन, इसके लिए वाष्प दाब देखेंगे। द्रव विलयन का दूसरा नाम हम यहाँ क्या लेंगे? वाष्पशील विलेय युक्त
विलयन, क्योंकि जो द्रव लेंगे, एक द्रव तो है, ये तो है विलेय और ये दूसरा द्रव है विलायक, इसीलिए हम कह रहे हैं द्रव द्रव विलयन। दोनों ही द्रव हैं और दोनों ही द्रव कैसे हैं, वाष्पशील हैं। तो ये जो विलयन होगा ये होगा वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, ठीक है। और ठोस द्रव विलयन, ये ठोस क्या है, ठोस तो है विलेय और द्रव क्या है, विलायक है, ठीक है। तो इसमें जो ये ठोस होगा ये इस विलायक में अविलेय होगा, सॉरी विलेय तो होगा लेकिन अवाष्पशील होगा। ये कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये वाष्पशील है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ठोस द्रव विलयन के लिए अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। इनके लिए वाष्प दाब देखेंगे। देखिए वाष्प दाब क्या होता है, ये हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी बंद पात्र में, जैसे कि ये कोई पात्र है, ये ऊपर से बंद है और इसमें हमने कोई द्रव भरा है और इस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं या गर्म नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये वाष्पित होगा। वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प इस बंद पात्र के जो खाली स्थान है उसमें आएगी और एक समय आएगा कि द्रव और वाष्प दोनों क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में हो जाएंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि कोई क्रिया नहीं हो रही है, जबकि द्रव वाष्पित भी हो रहा है और वाष्प संघनित होकर पुनः द्रव में बदलना शुरू हो जाती है। ऐसी अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। बंद पात्र में द्रव और गैस की साम्यावस्था में गैस द्वारा या वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब ये जो हमने लिया है द्रव, ये कोई विलयन है, ठीक है। और विलयन यानी कि ये दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक। वाष्प दाब को हम P से लिख रहे हैं, ठीक है। विलेय और विलायक दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील हैं। विलेय और विलायक दोनों ही वाष्पशील हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें विलेय का आंशिक दाब, विलेय को हम B से लिखते हैं PB, और विलायक का आंशिक दाब PA से लिखते हैं। मैंने पहले बताया था A से हम लिखेंगे विलायक को और B से लिखेंगे विलेय को। तो विलेय का आंशिक दाब और विलायक के आंशिक दाब का योग ही कुल दाब के बराबर होगा, कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। तो इस विलयन के लिए जो कुल वाष्प दाब होगा, कौन सा विलयन, द्रव द्रव विलयन, वो किसके बराबर होगा, विलेय के आंशिक दाब प्लस विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि इस विलयन में जो विलेय था ये कैसा था, अवाष्पशील था, यानी कि PB का मान तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो विलेय है वो वाष्पित ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो वाष्प बन रही है सिर्फ किसकी बन रही है, विलायक की बन रही है, यानी कि जो वाष्प दाब लगेगा वो कुल वाष्प दाब जो लगेगा वो सिर्फ विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुल दाब सिर्फ विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है, जबकि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुल दाब विलेय के तथा विलायक के दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब क्या होता है, ये भी हमने 11th में देखा था कि यहाँ विलेय और विलायक दोनों घुले हुए हैं, तो विलेय को उतने ही आयतन, उतने ही मोल हम दूसरे पात्र में लेते हैं शुद्ध अवस्था में, और उस पे हम दाब मापी द्वारा उसका दाब का आकलन करते हैं कि जितनी मात्रा इसमें घुली हुई थी विलयन में उतनी ही मात्रा हम दूसरे पात्र में लेकर इस विलेय के दाब का मान निकालते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। ऐसा ही काम हम विलायक के लिए करते हैं, दोनों का आंशिक दाब हम निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाता है, ठीक है। और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलेय तो वाष्पशील हो ही नहीं रहा, इसलिए सिर्फ विलायक का आंशिक दाब ही विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है।
तो आगे हम देखेंगे कि इन दोनों ही प्रकार के विलयनों पर राउल का नियम कैसे काम करता है, राउल ने क्या नियम दिया और उस नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।